हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है संसद और लोकसभा। तो आज हम लोकसभा पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो जिस भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपके लिए ये सफिशियंट रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? पहला पॉइंट हमारा कहता है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए रखी गई है। प्रति व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनता है तो उसकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा पॉइंट है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जा सकती जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है, तो यह वर्ष विशेष जो है 2026 के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट जवाब हमारा 2026 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को जिस वर्ष तक रोक दिया गया है वह वर्ष क्या है? तो यह वर्ष दोस्तों 2026 है। इसका राइट जवाब 2026 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। जो हमारी लोकसभा सीट संख्या है हमारे भारत देश में, उसकी अधिकतम संख्या की बात कर रही है। तो उसकी अधिकतम सीमा संख्या जो है 550 है। वर्तमान अगर बात किया जाए 2026 जो चल रहा है हमारा, अगर इसमें वर्तमान में बात की जाए इसमें लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो इसके लिए लोकसभा सदस्य संख्या हमारा 545 है। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम जो है 550 है। अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में हमारा 545 है। तो दोस्तों हम अगला पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जितना हो सकता है। यहाँ जितना, यहाँ कितना होना चाहिए, तो कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। इसका प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। इसका राइट जवाब 20 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया अधिकतम संख्या 550 होनी चाहिए, जो वही वर्तमान में इसकी संख्या 545 है, वही 545 कर दी गई है। तो यह किसके तहत की गई है? कौन से संविधान संशोधन की? अगर संविधान संशोधन की बात किया जाएगा तो यह 31वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? अधिकतम बात करेगा 550 है, वही अगर जो है वर्तमान की बात किया जाएगा तो 545 है। तो जो 545 किया गया है वो जो है हमारा 31वें संविधान संशोधन के तहत 545 किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है देखेंगे हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। तो कौन से सन पे पूछ रहा है, किस सन के आधार पर जो है हमारा आवंटन किया गया है? तो कौन सा उसका सन था, क्या ईयर था? 1971। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1971वें जनगणना के आधार पर हमारी जो जनगणना हुई थी, उसके अगर बात किया जाए सबसे पहले जो है जनगणना हमारे यहाँ कब हुई थी भारत देश में? सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो हमारे यहाँ लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1972 ईस्वी में। आपको पता होगा। तो कब किया गया था? नहीं सॉरी, 1872 में किया गया था सर्वप्रथम जनगणना। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा में राज्य को सीटें आवंटित होती है किसके आधार? ये पॉइंट हमारा कहने का मतलब है जो लोकसभा में राज्यों के सीटें के आवंटित होती है वो किसके आधार पर सीटें जो है आवंटित की जाती है? तो वो जो है जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अब बात करते हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य सीट संख्या है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या हमारी जो है 80 है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा क्या है अगला पॉइंट हमारा क्या है? इन राज्यों को लोकसभा में अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात दोनों के लिए आरक्षण नहीं है। ये इसका मतलब ये है, पूछ रहा है पॉइंट में, कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में आरक्षण
नहीं है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जात का मतलब होता है एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी होता है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा राज्य में है जिसमें आरक्षण नहीं दिया गया है? तो हमारे 4 राज्य दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, और गोवा दिया गया है, और एक नागालैंड दिया गया है, एक सिक्किम दिया गया है। इन राज्यों में आरक्षण नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट दोस्तों कहता है इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। अब देखिए, अब ये कह रहा है लोकसभा में आरक्षित नहीं है, ये कह रहा है जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें नहीं है। कौन से ऐसे राज्य हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, गोवा है, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया, नागालैंड हो गया, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा कहता है दोस्तों, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों का आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु तो आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो आरक्षित संख्या क्या होगी? 10 होगी। और राज्य की बात करेगा तो पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है। लोकसभा में अनुसूचित जात के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अब ये हमारा देखेंगे, हमारा जो सदन है, सदन हमारे कितने हैं? 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जो हमारा लोकसभा है, उस लोकसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी? अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की बात करेगा तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है। अभी हाल जो है एमपी टेट में भी ये पूछा गया था। तो इसकी संख्या क्या है? 84। ये इस पॉइंट पे आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ को आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? वह राज्य जहां से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजात के लिए है। देखिए, एक अनुसूचित जात एससी हो गया, एक अनुसूचित जनजात हो गया। हमारा एसटी की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। एसटी की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा आरक्षित सीट किस राज्य में है एसटी के लिए? तो हमारा मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बताइए कौन सा ऐसे अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हमारा अनुच्छेद 330 है। अगर अनुच्छेद पूछ लेगा तो 330 हम बताएंगे। ठीक है, इसका राइट जवाब हमारा 330 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। बताइए, अभी मैं आपको बताया था ना इसके पहले पॉइंट में। देखिए, मैं ऊपर आपको बता दिए सब ज़्यादा सीट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो वहीं मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है? सीट की संख्या 6 है। इसका राइट जवाब लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा 6 हैं। वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसमें संख्या की बात कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। क्या संबंधित है? 7वां और 31वां संविधान संशोधन। जो हमारे संविधान संशोधन किए गए हैं, अगर हम 7वें संविधान संशोधन और 31वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित दिया गया है। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। अगर लोकसभा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारा, ये पॉइंट हमारा जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों, आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, या फिर पूछा जा रहा है तो कौन कर सकता है? हाँ, इसका राइट जवाब होगा हाँ। लोकसभा की बात करेगा तो हमारा सदन जो है भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा को नहीं किया जाए, जो हमारा उच्च हाउस है। और हमारा ये लोकसभा है, ये निम्न सभा है। ठीक है, तो हमारा देखेंगे तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हाँ, इसका राइट जवाब होगा हाँ। क्या किया जा सकता है?
हाँ किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं। इसमें कह रहा है जो लोकसभा हमारा है इसमें कितनी बार जो है सत्र में बुलाया जा सकता है, कितनी बार सत्र को बुलाया जा सकता है, वही बात कर रहा है कितनी बार बुलाया जाता है। कम से कम कह रहा है, अधिकतम तो कई बार बुला सकते हैं, लेकिन न्यूनतम की बात करेगा, कम से कम बात करेगा तो वर्ष में 2 बार उनको बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। 3 या 4 हो जाएगा चलेगा, 5 हो जाएगा चलेगा, लेकिन न्यूनतम की बात करेगा। अगर आप कहो तो एक बार करके हम ना बुलाएं सत्र को, तो ऐसा नहीं है, आपको 2 बार तो बुलाना ही होगा। तो इसका राइट जवाब होगा वर्ष में 2 बार। ठीक है, आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? सही कथन है। इसमें सही कथन बताना है। इसमें पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट हमारा कहता है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे हम ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ये हमारा पॉइंट है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा दूसरा क्या है? संविधान एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो इसमें गणपूर्ति की संख्या कह रहा है, संख्या की बात कर रहा है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो कितनी संख्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 संख्या है। अगर मान लीजिए उसमें आपको एक अनुमानित तौर पर, अगर उसमें संख्या 100 है तो 1/10 का मतलब होता है उसकी संख्या 10 जरूर होगी, उसका संख्या 10 होगी, तब जाके हमारा 1/10 हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया 550 है, 550 है तो 550 में उसमें आपका 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब होता है 55। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला हमारा है क्या है? लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, ये हमारा पॉइंट है। वह क्या है? लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या अधिकतम निर्धारित की गई है वह है कितना है? देखिए इसके पहले मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं कितना है, 550 है। अगर वर्तमान की बात करेगा, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। अभी आप सोच रहे होंगे सर इसके पहले आपने 545 बताया है, तो आप इस बार क्यों 543 बता रहे हैं? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ मैं इसको पहले आपको 545 बताया था, जिसमें जो 2 सीट एंग्लो इंडियन का था वो 2 एंग्लो इंडियन सीट खत्म कर दी गई है। अब जो है वर्तमान में इसकी संख्या बात करें तो 543 हो गई। अगर एंग्लो इंडियन की बात करेगा, एंग्लो इंडियन कि लेकर के बात करेगा तो 545 रहेगा, लेकिन एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे एंग्लो इंडियन सीट क्या होती है? एंग्लो इंडियन की सीट की मतलब होता है जो हमारे स्वतंत्रता से पहले इंग्लैंड के लोग, जो अंग्रेज लोग रहते थे, उनके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे भारत देश में रह गई है, उनके बच्चे जो रह गए हैं, तो उनको सरकार ने 2 रिजर्वेशन सीट दी है, वही वो इंग्लैंड के हैं, तो इसलिए उनका नाम ही हो गया एंग्लो इंडियन सीट। तो इसके लिए 2 सीट बढ़ाई गई थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए 2026 चल रहा है तो वो 2 एंग्लो इंडियन को सीट को समाप्त कर दिया गया है। अब आपको एंग्लो इंडियन समाप्त मतलब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्या प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों को। संसद के दोनों सदन कौन है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, सदन की बात करेगा तो 2 ही हैं। ठीक है, और संसद के अंग की बात करेगा तो 3 है, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया और एक राष्ट्रपति हो गया। अगर सदन की बात करेगा, सदन जो है संसद के दोनों सदन, सदन की बात करेगा 2 रहेगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा। किसके द्वारा की जा सकती है? स्थगन द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, और सत्रावसान द्वारा की जा सकती है, और विघटन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। जो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत, कौन इसका प्राधिकृत कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, इसका राइट जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा लोकसभा के लिए। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति, जिसे हम कोरम बोलते हैं, है। क्या है गणपूर्ति? तो क्या है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हमारा कोरम। कोई पूछेगा
कोरम क्या है? लोकसभा में जो कोरम शब्द लिया जाता है क्या है वो? तो जो कुल सदस्य संख्या होती है, वर्तमान जैसे सदस्य संख्या हमारे 543 आपको बता दिए हैं, 2 हटा दिया गया है तो 543 हुआ है, उसकी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो 500 अगर 45 के हिसाब से चलेंगे या 550 की बात करेंगे तो हमारा कुल मिला के 500 कितना होगा? 500 नहीं 50 या तो हम कह सकते हैं 54 सीट जो है, इसका हमारा 1/10वां भाग होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 1-2 आगे पीछे हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट क्या है? लोकसभा का कार्यकाल। अगर पूछेगा लोकसभा कार्यकाल क्या होता है, देखिए लोकसभा एक सदस्यों का कार्यकाल होता है, एक होता है लोकसभा का कार्यकाल। इसमें लेकिन पूछा है लोकसभा का कार्यकाल पूछा है, सदस्यों का नहीं पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका रूल यही कहता है हमारे लोकसभा का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जो पॉइंट आपको समझना है आप कमेंट बॉक्स बताएंगे, उसका संपूर्ण विस्तृत दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट दोस्तों हमारा कहता है लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। यही आपको मैंने बताया, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य में है? तो सबसे जनसंख्या के आधार पर होता है प्रतिनिधित्व। तो जनसंख्या की बात करेगा इस समय जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश आगे है। तो उत्तर प्रदेश आगे है तो हमारा उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा इसका राइट जवाब। ठीक है, अगर वही जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो हमारा बिहार राज्य होगा, लेकिन इस समय जनसंख्या की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो है प्रतिनिधित्व सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में ही है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम क्रमशः है। तो देखिए अभी मैंने आपको इसके पहले बता दिया था, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है जिसमें सीटों की संख्या 80 सीट है, लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या के आधार पर इसकी सीट का निर्धारण किया जाता है। जिस राज्य में जैसे जनसंख्या होती है उसी हिसाब से लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। अगला हमारा स्टेट कौन सा है? अगला स्टेट दोस्तों हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ कितनी सीट है? 48 सीट है। और तीसरा हमारा कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कितनी सीट है? 42 सीट है लोकसभा सदस्यों की संख्या। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? लोकसभा के स्थान जो राजस्थान के लिए निर्धारित है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या की बात कर रहा है तो कितना है? 25 है। वही अगर उत्तराखंड में बात करेगा लोकसभा सदस्यों की निर्वाचित कितने के लिए सदस्य संख्या, सीट संख्या कितनी है? उत्तराखंड से कुल लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। भाई निर्वाचित उतने होते जितने सदस्यों की संख्या उसमें जो है निर्धारित की गई रहती है, जितना सीटों की संख्या निर्धारित की गई रहती है। तो उत्तराखंड में इस समय वर्तमान में जो है अगर बात किया जाए तो 5 है संख्या। वही सबसे ज्यादा बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या है? सुमेलित करने के लिए बोला है। इसमें डायरेक्ट आपको राज्य दिया गया है और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए सीट संख्या दिया गया है, तो इसका डायरेक्ट सुमेलित किया गया है। देखेंगे हम आंध्र प्रदेश में कितनी संख्या है? 25 है लोकसभा सदस्य के लिए सीट संख्या। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 39 है। और असम में की बात करेगा, असम में जो है 14 है। और छत्तीसगढ़ की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों की संख्या है। वही पंजाब की बात करेगा तो पंजाब में 13 सीट है लोकसभा सदस्य संख्या कहो या सीट संख्या कहो। अब यह नोट करके कुछ आपको समझाया गया, नोट में देखते हैं क्या गया है। ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट संख्या है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है? लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं किस राज्य में? इसका मतलब होता है 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं किस किस राज्य में? 2 सदस्य संख्या निर्वाचित किए, केवल 2 ही सीट है लोकसभा की। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? एक अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर लोकसभा सीट संख्या 2 है। एक गोवा राज्य हो गया, गोवा जो है राज्य हो गया, इसमें 2 सीट संख्या। एक मणिपुर हो गया, एक मेघालय हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हो रहा है एवं दादरा और नागर हवेली हो गया और दमन दीव हो गया। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ पर जो है लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। आगे भी देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है लोकसभा से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल एक सीट है। अब देखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अभी इसके ऊपर क्या था, केवल 2 सीट की बात कर रहा था, लेकिन अब बात कर रहा है केवल एक सीट की संख्या किस राज्य में है जिसमें लोकसभा सदस्य संख्या केवल एक है। तो कौन कौन सा है, एक चंडीगढ़ हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक मिजोरम हो गया, एक नागालैंड हो गया, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और एक लद्दाख हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया एवं एक पुदुचेरी हो गया। यहाँ लोकसभा केवल एक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, लद्दाख। हमारा लद्दाख इस समय हमारा भारत देश का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट क्या है, अगला हमारा है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या 2019 एवं 2024 के आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र बता रहा है, कौन सा स्थान है, तो हमारा गाजियाबाद का ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। गाजियाबाद हमारा अगर बात करें कहाँ पे है, तो ये हमारा ग्रेटर नोएडा जो क्या कहते हैं इसके समीप ही है, और ये गौतम बुद्ध नगर में आता है गाजियाबाद। आगे बात देखते हैं, गाजियाबाद ये जो है गौतम बुद्ध नगर के पास ही है। आगे देखते हैं जो इस समय टेक्निकल के मामले में आगे भी है। आगे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है। दोस्तों थोड़ा हम बड़ा करते हैं इसको, उसके बाद हम देखते हैं, आप वीडियो बने रहिए। ये हमारा पॉइंट है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है। जो कह रहा है अगर निर्वाचित होने के लिए आप सदस्य बन रहे हैं तो उसके व्यय के लिए अधिकतम सीमा कितना रुपए आप खर्च करने होंगे, तो क्या है 95 लाख। ठीक है, ये 95 लाख है, और कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपए हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा। मतलब आप निर्वाचित के लिए क्या कहते हैं व्यय की जो चुनाव प्रक्रिया है अगर उसमें आप खर्च कर रहे हैं तो इसमें बात कर रहा है कितना है, तो 95 लाख की बात इसमें किया गया है। अगला हमारा है लोकसभा का पहला आम चुनाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसका स्टार बना के चलिए। तो कब हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। तब से निरंतर लोकसभा को निर्वाचन हो रहा है हर 5 साल में। वही कह रहा है अगला पॉइंट, लोकसभा जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। पहले देखिए अभी वर्तमान की बात करेगा तो 5 वर्ष का लोकसभा होता है, जिसमें लोकसभा में मुखिया अगर बात की जाए तो उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। और वह अगर ये इसमें कह रहा है लोकसभा का ऐसा कौन सा कार्यकाल था जो 6 वर्ष का होता था, तो कौन सा लोकसभा संख्या, सीट संख्या और कैसरी बार था, तो वो 5वीं लोकसभा था। पहली हमारी कब हुई थी, 1952 में हुई थी। उस आप 5-5 करके ऐड करते चलाइए, जो 5वां नंबर पे आएगा तो 5वीं लोकसभा सीट जो चुनाव निर्वाचित हुए थे वो 6 वर्ष के लिए होते थे। आपको समझ में आएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, नवी लोकसभा भंग की गई थी। हमारी लोकसभा बताया आपको ना, भंग किया जा सकता है ना, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के कहने पर, और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो 9वीं लोकसभा भंग कब की गई थी, 9वीं बार, तो 13 मार्च 1991 को जो है 9वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया था। ये हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलित इस प्रकार है, इसमें सुमेलित किया करने के लिए दिया गया है और सुमेलित किया गया है। ये लोकसभा कि कैसरी बार है ये दिया गया है नीचे, और चुनाव वर्ष दिया गया है। 11वीं लोकसभा कब हुई थी, 1996 में हुआ था। अगर वही बात करेगा 7वीं कब हुआ था, 1980 में हुआ था। वही 13वीं की बात करेगा 1999 हुआ था। 9वीं की बात करेगा 1989 में हुआ था। 17वीं की बात करेगा दोस्तों, 17वीं जो है 2019 में हुआ था। 18वीं की बात करेगा वही 2024 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। अब बताइए ये इसकी बात कर रहा है 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था, कब हुआ था, फरवरी 1998 12वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ था। आगे देखते हैं हमारा क्या है, इसमें दिया गया है 1952, 1967,
1977 एवं 1989 में जिस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या थी वो वर्ष कौन सा था? वो वर्ष जो है आपका 1977 था। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा का नेता कौन होता है? अभी इसके पहले मैंने आपको पॉइंट में बता दिया था, तो इसका नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कैसे उसको कैसे उसको चुनते हैं? तो इसका चयनित किया जाता है। चयनित मतलब इसका चुनाव होता है, लोकसभा स्पीकर का चयन किया जाता है, चूज किया जाता है। आज देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है। तो चयन कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का सदस्य का चयन होता है। जो हमारे लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है वो सभी मिल करके लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं और उसमें उनका चयन होता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अपने पद की शपथ नहीं लेता है। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपनी पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो अपना त्यागपत्र लोकसभा का अध्यक्ष किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, ये हमको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। मतलब लोकसभा के जो सारे सदस्य हैं उसके लिए जो उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव रखेंगे। अगर वो प्रस्ताव जो है उसमें बहुमत मिल जाएगा उनको, तो वो जो है बहुमत पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, इसका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। इनका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब जब वोट बराबर बराबर होने में के नाते टाई हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कास्टिंग वोट का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए, तब वो जो है ये प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो कौन सा है? अनुच्छेद 100। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव माओ लंकर थे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? देखेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो कौन थे? जीवी माओ लंकर थे। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी? मीरा कुमार थी। ये चीज बहुत आपको अच्छे से बैठा कर चलना है दिमाग में। अगला पॉइंट हमारा क्या है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जून 2024 में बने। कौन थे 2024 में बने थे? तो कौन थे? ओम बिरला थे। ये 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष बने थे, वही 18वीं में भी बने थे। अगला हमारा क्या है? लोकसभा के पिछले उपाध्यक्ष थे। मतलब कब के? 2019 की बात कर रहा है। तो कौन थे? डॉक्टर एम थाम्बी दुरई थे उपाध्यक्ष। दोस्तों अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको हम। वीडियो बने रहिए आप अच्छे से ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा दोस्तों नोट में दिया गया क्या? वर्तमान में 25 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। ठीक है, ये दिया गया है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन है जो दिए गए हैं, आपको पढ़ना है।
लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियम के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। सदन के बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयकों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे तो कौन थे, पीए संगमा थे। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इनकी देखरेख में कार्य करता है। किसकी देखरेख में कार्य करता है, लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखेंगे, थोड़ा छोटा करके देखेंगे। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। तो इसकी राशि पूछ रहा है लोकसभा, और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की। तो वर्ष 2010 में आयोग द्वारा गंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं, जो इस प्रकार है। लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग क्या है, 25,000 रुपये, और अनुसूचित जनजाति वर्ग क्या है, कितना है, 12,500 रुपये। और वही राज्य विधानसभा सामान्य वर्ग की बात करेगा तो वही कितना है, 10,000 रुपये है। वही अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करेगा कितना है, 5,000 रुपये है। ये राशि है, पूछा है इनके लिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो क्या ना प्राप्त हो, कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग अगर उसे प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या करता है, अपनी जमानत खो देता है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, कब होती है, द्वितीय वाचन में होती है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, अगला पॉइंट हमारा कर रहा है लोकसभा की अनन्य शक्ति है, क्या है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। पॉइंट हम देखेंगे क्या प्राप्त हैं, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड हमारा क्या है, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। थर्ड हमारा क्या है, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता दी गई है। तो कब दी गई थी, 1969 में दी गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कौन है इस समय जो है 18वीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, अगर विपक्ष की बात करेगा तो कौन इस समय है 18वीं लोकसभा के, राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में 2025 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक के पॉइंट जो है आपको समझ में आए होंगे लोकसभा के। अगर आप अच्छे से वीडियो 1 या 2 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छे से लोकसभा के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे, तो आप पढ़ते रहिए निरंतर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।